हरे कृष्णा। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी 3 स्टेप प्रोसेस की। कृष्ण भगवान जो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनके जो लॉज हैं, जो कॉन्सेप्ट वो अर्जुन को सिखाना चाह रहे हैं, उसको कैसे आज के यूथ, आज के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए वो रूल्स कैसे वैलिड होंगे, इसके ऊपर हमारी ये सीरीज चल रही है गीता फॉर यूथ करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी कि 3 स्टेप का प्रोसेस है। क्योंकि एक बार भगवान ने कहा कि कर्म के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है, और फल के ऊपर ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि तुम फल कर्म के ऊपर फोकस तभी कर पाओगे या मन को स्टेबल तभी रख पाओगे, आदतें तभी छोड़ पाओगे जब तुम्हें बड़े जलाशय की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन दोनों चीजों को समराइज करके मैंने एक आपको 3 स्टेप प्रोसेस बताया कि बड़े जलाशय की टारगेट रखो, उसको पाने का प्रोसेस सेट करो, एंड देन सब कुछ भूल के जलाशय को भी भूल जाओ, प्रोसेस पे काम करो। तो यहाँ पे ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था और हमने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, तो इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जो है वो क्या एक टारगेट की तरह है। वहां पर वो टारगेट उन्होंने सेट कर दिया। अब अगर वो रोज उस वर्ल्ड कप की उस जो कप है उसकी फोटो देखेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो इससे प्रोसेस पे ध्यान नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेप है, आपने जलाशय बड़ा ढूंढा, यानी कि इंडिया के लिए वर्ल्ड कप हो गया। दूसरा प्रोसेस है कि दूसरा स्टेप क्या है कि आपको प्रोसेस सेट करना है, मतलब प्रैक्टिस कैसे शेड्यूल में की जाएगी, क्या क्या चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है, प्लानिंग करनी है, कैसे हम पर्टिकुलर टीम के लोगों को आउट करेंगे, इसका प्लान सेट करा। थर्ड स्टेप का प्रोसेस होगा कि हमें अपना जो प्रोसेस और जो प्लानिंग हमने की है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, फोकस करना पड़ेगा कि जो भी हम रणनीति बना के ग्राउंड पे उतरे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ खेलेंगे, ठीक है। और ये कहने की बात थी कि कल रात, मतलब ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे जस्ट एक दिन पहले हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि क्रिकेट मतलब मैं बचपन से क्रिकेट खेलता हूँ और देखता रहता हूँ, और मतलब बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपको क्रिकेट में देखने को मिलेंगे। तो 2-3 बातें मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा, ऑफ द टॉपिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो, जिंदगी में काम आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं। जब भी आप प्रोसेस पे फोकस करोगे तो हो सकता है सब कुछ सही करने के बाद भी हम लोग पहली बार में जीत ना मिले, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को पुराने लेक्चर में कि जो भी लाइफ की सक्सेस है वो योर इफर्ट्स प्लस माइनस एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत ध्यान से ये चीज़ हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस करी है। तो ज़रूरी नहीं, अगर हम बात करते हैं 2023 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में, तो ऐसा नहीं था कि इंडिया ने कोई चीज़ खराब करी थी। इंडिया ने वहां पर भी सब कुछ सही करा था, सारा प्रोसेस ऑन द ट्रैक था। राहुल द्रविड़ कोच कर रहे थे, रोहित शर्मा, यही वो टीम थी जो खेल रही थी वहां पर भी, और बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे थे। पर अगेन फाइनल मैच में एक्सटर्नल फैक्टर जो थे वो हम पर हावी हो गए और हमारा जो सक्सेस था वो फेलियर में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपने प्रोसेस नहीं करा। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर तुम 4 से 6 घंटे 8 घंटे रोज पढ़ रहे हो, प्लान सेट है, प्रोसेस सेट है, सब कुछ सही चल रहा है, तब भी आप हार सकते हो। इस बात को ध्यान से रखना, ये चीज तुम्हें सतर्क रखेगी। यही चीज यहाँ पे देखो, यही बात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम दोनों के लिए तैयार रहो। शुरुआत का अगर अध्याय देखोगे तो वो कहते हैं कि अगर जीत गए तो तुम यहाँ पे राज भोगोगे, और अगर मान लेते हैं वीरगति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग में जाके राज भोगोगे। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि तुम जीतोगे ही जीतोगे। देखो कृष्ण भगवान थे, उन्हें सब पता था क्या होने वाला है, और सबसे बड़ी बात है भगवान तुम्हारे साथ खुद थे, लेकिन उन्होंने ये कभी भी अर्जुन को नहीं कहा कि तुम ही जीतोगे शुरुआत में ही। बात समझ में आ रही बात ये। तो ये जो वेस्टर्न का एक कल्चर चलता है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, ये सब देखो, ये सारे नैरेटिव जो होते हैं ये जबरदस्ती के नैरेटिव होते हैं। इनका अगर हम अपने हिंदुत्व को देखें, अगर हम सनातन धर्म को देखें, अपने जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, कहीं पर भी ये चीज का दावा शुरुआत में, इवन जब राम जी से कहा जाता है, कहीं पर भी वो ये नहीं कहते कि हम रावण को हरा देंगे, हम रावण को मार देंगे। वो यही कहते हैं कि युद्ध होगा, अगर आप मान जाओगे तो सही है, और नहीं होगा तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बात यहाँ पर ये, अर्जुन को कृष्ण भगवान साथ थे, पर उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम ही युद्ध जीतोगे, क्योंकि अगर वो ऐसा कह देते तो सतर्कता वाली स्टेट चली जाती। मैंने बताया ना 3 स्टेट होती हैं, एक होती है सतर्कता वाली स्टेट, एक होती है ओवर एक्साइटेड, और एक होती है अंडर एक्साइटेड। तो तुम्हें सबसे अच्छी स्टेट होती है सतर्कता वाली, जिसमें हम हार सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं और हम हार भी सकते हैं। जब तुम्हें ये पता होगा ना, तो आप पूरा अपना 100% दोगे और फोकस्ड रहोगे, किसी भी टीम को, अपने अपोनेंट को ना तो कम आंकोगे ना ही उसको ज्यादा आंकोगे। तो बात यहाँ पे लेसन जो छुपा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट लेसन है वो ये है कि भैया 2024 में, जो 23 में जब हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो वहां पर सब कुछ हमने सही करा था, सारा प्लान सेट था, प्रोसेस बिल्कुल सही था, सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी हम हार गए बिकॉज ऑफ
अदर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हमसे अच्छा खेल गई, ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उस दिन प्रेशर आ गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हम लोग उस दिन कंट्रोल नहीं कर पाए, टॉस हार गए हम, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो कुछ चीजें जो हम कंट्रोल के आउट ऑफ कंट्रोल थी, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल फैक्टर्स थे। तो यहाँ पे लेकिन देखो, अगर आपने प्रोसेस सही से करा हुआ है तो आज नहीं तो कल तुम जरूर सेलेक्ट होगे, आज नहीं तो कल आप जरूर वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो क्योंकि प्रोसेस सेट करा हुआ था, तो देखो यहाँ पे हम वर्ल्ड कप जीत गए। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू अगर आपने सुना हो जीतने के बाद, जो बातें हो रही थी उनमें से जो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट निकले। एक बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई कि हम लोग ये जो मैच जीते हैं ये आज नहीं जीते, ये हम लोग कई साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 2022 जो हम स्पेशल टाइप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशल टाइप से जो हमने रणनीति बनाई हुई है, उसका परिणाम है। तो इसका मतलब अगर आज किसी का सिलेक्शन हो रहा है, मैं हमेशा कहता हूं इट इज नॉट अ वनडे गेम, मतलब एक दिन का गेम नहीं है। यहाँ पे पूरा आपने आपने जिंदगी जी होगी उस पेपर के लिए, उस एसएससी जेई के लिए, उस यूबीपीसीएल के लिए, गेट के लिए, आईआईटी के लिए, तभी वो एग्जाम आप निकाल पाए हो। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक दिन का गेम है, एक दिन या एक महीने का। इसीलिए मैंने कहा अगर आपने रोज मेहनत करी है तो भी आप पेपर से पहले आराम से चिल करो, और अगर आपने बिल्कुल मेहनत नहीं करी तो भी चिल करो, क्योंकि जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो 2 दिन में पढ़ के कुछ नहीं कर पाएगा, और जिसने बहुत कुछ पढ़ा है उसको 2 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, लाइफ जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में काम करती है, लॉन्ग कंपाउंडिंग पे वर्क करती है। तो छोटे छोटे एफर्ट्स जो हम लोगों ने काम करे, छोटी छोटी चीजें जिसपे हमने वर्क करा, उससे जाके हम लोग ये जो चीजें हैं वो कवर कर पाए, और उसका परिणाम आपके सामने कि कल हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप जब हार जाते हो उसके बाद भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं रखना है। रोहित शर्मा ने अपने जो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही कि बीच में लगा था कि हम लोग हार जाएंगे। तो लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा कि ऐसा लगेगा कि तुम हार जाओगे और हम जीत नहीं सकेंगे। मतलब एक हमें दिमाग में आ जाता है ना कि अरे यार, जैसे एक बहुत बड़ा कॉमन एक चल रहा था कि ऑड वन आउट वाला, कि मतलब अगर आपने सारे गेम जीते हैं तो एवरेज वाला जो एक लॉ चलता है, लॉ ऑफ एवरेजेस की, अगर सारे मैच जीत के चल रहे हो तो एक मैच आपको टूर्नामेंट में हारना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको दिमाग में लेकिन नहीं चलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज, कोई भी निगेटिव चीज आपको दिमाग में आपको रखना है कि हम हार सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये नैरेटिव नहीं होना चाहिए कि हाँ क्योंकि हम सारे मैच जीते इसलिए हम हारेंगे। दिस इज नॉट अ फैक्ट। तो कोई भी चीज़ होती है, जैसे एक बहुत पहले हम लोग ये साल मान के चलते थे कि इंडिया पाकिस्तान में हमेशा इंडिया ने टूर्नामेंट जब आईसीसी का होगा तो इंडिया वर्ल्ड कप में कभी भी इंडिया पाकिस्तान से नहीं हारा है, पर देखो बीच में हार गया तो वो नैरेटिव टूट गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जस्ट जो पुराना हो गया है उसको पीछे छोड़ के आओ, आज के दिन में खेलो। ये नहीं है कि आज अगर मैं सुबह 10 बजे उठूंगा या आज मैंने कोई चीज़, एक बार अगर आपका किसी चीज़ से सिलेक्शन हुआ है या एक बार कोई आपके लिए लकी चीज़ है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, इनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ा लेसन यहाँ पे जो दूसरा पार्ट बता रहा हूँ, जो 2 लेसन मैंने बताया ना, पहला यही हो गया कि आप प्रोसेस पे काम करो और एक दिन में सक्सेस नहीं होगी। दूसरा जो रोहित शर्मा कह रहे थे, बीच में लगा कि साउथ अफ्रीका हमसे जीत जाएगी, जब 24 बॉलों में 26 रन 27 रन समथिंग रह गए थे, ये रोहित शर्मा ने भी एक्सेप्ट करा, सभी लोगों ने मान लिया था कि ये मैच हम हार गए हैं। लेकिन फिर कहाँ से हम जीते, क्योंकि हम अपने बेसिक्स पे टिके रहे, वहां पे हमने प्रोसेस पे छोड़ा नहीं। सामने वाला प्रेशर में चोक कर गए और हम लोग प्रोसेस में टिके रहे। हम लोगों ने अगर अगर हम लोग भी हार मान लिए होते, कंधे ड्रॉप कर गए होते, तो वो जो सूर्य कुमार यादव का लास्ट वाला कैच था वो नहीं होता। तो बात यहाँ पे ये आ जाती कि हमें अलर्ट मोड में रहना है, कभी भी मैच बदल सकता है, ये बात हमेशा याद रखनी है, हम यहाँ से भी जीत सकते हैं। तो एमएसडी का बहुत सारे, मैं जब मैच देखता था तो हमेशा मैंने देखा ये एटीट्यूड बहुत बढ़िया था एमएस धोनी का, और वहाँ से बहुत सारे लोगों में एटीट्यूड है। रोहित शर्मा का भी सेम कैप्टेंसी और लीडरशिप का एटीट्यूड है कि आपको हमेशा याद रखना है स्थिति कितनी भी बुरी हो, हम यहाँ से भी मैच जीत सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग जीता जा सकता है यहाँ से भी। तो ये जो चीज़ है, ये जो बारीकियां हैं, ये जो आपको मैच देख के ये लेसन आप अपने साथ ले जा सकते हो। तो हो सकता है ये पूरे साल तुमने यूबीपीसीएल जेई या जो भी एग्जाम है उसकी अच्छे से तैयारी की हो, प्रोसेस सेट हो, सब कुछ सही हो, पर आप हार सकते हो और आप नहीं सेलेक्ट हो पाए हो। तो इस बात में परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार हम लोग प्रोसेस सेट करेंगे लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होंगे साथ में और हम लोग हार जाएंगे। पर अगर आप प्रोसेस पे टिके रहोगे, अगर आप प्रोसेस से दूर नहीं होगे, तो वो प्रोसेस अगर सही है तो उससे आप अगला अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करोगे। तो जिस प्रकार से हम लोग 2023 का वर्ल्ड कप हार जरूर गए, लेकिन देखो 24 में हम लोग जीत गए। तो अगर सही काम कर रहे हो तो
एट द एंड आप जरूर जीतोगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेसन्स जो कल के वर्ल्ड कप की जो विक्ट्री थी उसमें हमने सीखे। ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इसके ऊपर, ये बुक मैंने जब मैं एमटेक कर रहा था तब मैंने परचेज करी थी, बहुत ही अच्छी किताब है द गोल्डन रूल्स। इसके अंदर आप ये जानते होंगे यहाँ पे माइकल फेल्प्स जो कि आई थिंक 28 बार के गोल्ड मेडल चैंपियन है, इनके कोच हैं बॉब, इन्होंने ये बुक लिखी है, बॉब बोमैन करके नाम है, इन्होंने ये बुक लिखी है और इसमें इन्होंने 10 स्टेप का प्रोसेस बताया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, कोई भी बंदा जो प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्जाम की उसके लिए मस्ट रीड है मेरी तरफ से। इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन क्या है जो श्रीमद् भगवत गीता में, देखो एक बात बहुत याद है, मैं कई बार बता चुका हूँ, दुनिया में जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं मोटिवेशन पे या साइकोलॉजी पे, सब की सब कहीं ना कहीं उसकी बात कृष्ण भगवान ने अर्जुन से की हुई है। तो अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता को ढंग से समझ लिया तो समझ लो कि कोई और बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक पर्टिकुलर टाइम पे लिखी गई है, पर्टिकुलर चीजें, तो उसको आज के समय में कैसे वैलिडिटी करनी है उसकी, कैसे उसको यूजफुल थॉट बनाना है, उसके लिए हमें बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, उसके लिए हमें अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, अलग अलग लोगों को सुनना पड़ता है। सो डेट इज द डिफरेंस। नाउ अब बात कर लेते हैं इस किताब के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्यों मैं कह रहा हूँ। इसके अंदर बॉब जो बोमैन है जो कोच करते हैं, तो ये कहते हैं कि जैसे ही ओलंपिक खत्म होता है हम लोग 1-2 दिन का रेस्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रिवर्स, जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस होता है वैसे ये लोग कहते हैं हम रिवर्स प्लानिंग करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे मान के चलते हैं अगला ओलंपिक 2028 में होना है और हमें वहां पे गोल्ड मेडल जीतना है, तो मान के चलते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि स्विमिंग के अंदर मान के चलते हैं कि इस बार जो गोल्ड मेडल जीता गया है वो 24 सेकंड के अंदर हमने जब कवर करा तो जीता। जस्ट एन एग्जांपल, मैं बहुत ज़्यादा स्विमिंग के बारे में नहीं जानता हूँ। तो 24 सेकंड के अंदर हमने अगर अपना कोर्ट का स्विमिंग का जो राउंड है वो पूरा कर लिया, 24 सेकंड बहुत कम हो गए, 2.4 मिनट कर लेते हैं, चलो ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, 24 सेकंड तो बहुत कम हो गए। 2.4 मिनट के अंदर मान के चलते हैं हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो 2.4 मिनट में अगर हम चले गए तो गोल्ड मेडल मिल गया। अब अगली बार के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये टारगेट सेट करते हैं 2.1 मिनट का, ठीक है, और ये मान के चलते हैं 2.1 या 2 मिनट्स का टारगेट सेट करते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम लोग 2 मिनट के अंदर हम पहुंच गए तो अगला गोल्ड मेडल जो होगा वो भी हम जीत लेंगे। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे माइकल फेल्प्स ने 28 गोल्ड मेडल जीते। समझ में आ रही बात, ये बहुत बड़ी बात है, एक बार हो सकता है तुक्का लगे पर बार बार लगना बहुत बड़ी बात है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि माइकल फेल्प्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो और कंपोनेंट की अगर नजर और अपोनेंट जो होते हैं उनकी नज़र से अगर देखोगे तो माइकल फेल्प्स के पास हाइट बहुत अच्छी है, उनके जो आर्म्स हैं ये काफ़ी बड़े हैं जिससे कि उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। तो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से माइकल फेल्प्स अनबीटेबल हो जाते हैं। पर बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर इस बुक्स में बात की गई है बुक में, और उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इनके कोच की प्लानिंग। तो मान के चलते हैं कि 2024 का एग्जाम्पल तौर पे गोल्ड मेडल जो जीता गया वो 2.4 मिनट में राउंड कंप्लीट करके जीता गया। नाउ नेक्स्ट जो गोल्ड मेडल जीता जाएगा तो बॉब जो होते हैं वो एक प्रिडिक्ट करते हैं कि 2 मिनट के अंदर अगर हम इसको कवर कर लेंगे तो अगला गोल्ड मेडल जो होगा 2.4 मिनट से कम में जब हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मान के चलते हैं करंट रिकॉर्ड 2.4 मिनट का है, तो अगर ये रिकॉर्ड हम तोड़ देते हैं 2.4 मिनट का तो हम लोग अगला गोल्ड मेडल भी जीत लेंगे। तो अब इन्होंने इस पे इन्होंने बड़ा जलाशय बना दिया। जलाशय मतलब वही स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, गोल सेट हो गया। अब सेकंड गोल आता है सेट दी प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट गोल यही है, सेट दी प्रोसेस। अब ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हमें 2.1 मिनट में अगर कंप्लीट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए ये कहते हैं कि आपको बॉडी का वेट सर्टेन कम करना पड़ेगा, मान के चलते हैं डाइट में ये चेंजेस करने पड़ेंगे, इतने 5 घंटे पर डे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और हम लोग जो डाइट हो गई, बॉडी हो गई, प्रैक्टिस हो गई, स्लीप ले लेते हैं कि भाई हमें 8 घंटे की स्लीप लेनी पड़ेगी, इस तरीके का ये बना लेते हैं। एंड देन इन्होंने क्या करा, प्रोसेस सेट कर दिया कि आपको रोज ये इतना खाना खाना है, इतनी देर सोना है, इतनी देर वॉक करनी है, और इतनी देर आपको इस एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रेनिंग सेट कर दी कि भाई हमें इस तरह की ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। तो ये जब इन्होंने सेट कर दिया, ये हो गया स्टेप। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये कहते हैं कि इस प्रोसेस को हमें कितने दिन करना है, तो इस प्रोसेस को हमें करना है मान के चलते हैं 4 साल, 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स में अगर हमें यहाँ तक पहुंचना है तो 4 ईयर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 मतलब इंटू 12 कर देते हैं तो वहां से आ जाएगा 48 मंथ्स में। 48 मंथ को ये तोड़ देंगे वीक्स में, एंड देन वीक्स को तोड़ेंगे ये डेज में। तो ये कहते हैं कि यहाँ से क्या होता है, इसमें इन्हें पर डे का टारगेट मिल जाता है, पर डे कितना करना है। समझ में आ रही बात ये, तो पर डे का टारगेट सेट हो गया, यानी कि ये
अगर तुम्हें तोड़ना है तो इसके लिए पर डे का टारगेट सेट कर दिया, और जैसे ही पर डे का टारगेट सेट हुआ अब केवल माइकल फेल्प्स के पास स्टेप नंबर 3 आ जाता है। बहुत पावरफुल स्टेप है जो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर करे हैं। ये 3 स्टेप तुम्हें दुनिया में कोई भी बड़ा काम करने के लिए तैयार कर देंगे। नाउ अब आता है स्टेप नंबर 3 की फोकस ऑन द प्रोसेस। हमें रिजल्ट अब नहीं देखना है, हमें बस प्रोसेस पे फोकस करना है। समझ में आ रही बात ये? तो ये चीज आपको करनी होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक, जैसे ये तो हो गया ओलंपिक्स का, अगर मैं यही चीज सेम आपको अप्लाई करवाता हूँ जेई में या एई के एग्जाम जो भी आप तैयार कर रहे हो, तो मान के चलते हम तैयारी कर रहे हैं 100 में से अगर हमारे 80 नंबर आ गए तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब 80 मार्क्स के लिए हमारे पास 12 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मान के चलते हैं। अब 12 सब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब हो गया कि हमें 12 सब्जेक्ट मिला के 80 मार्क्स कवर करने हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, देख हम सब्जेक्ट को तोड़ेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट्स हो गए। सब्जेक्ट में हमारे पास थ्योरी करनी है, हमें रिवाइज करना है, फॉर्मूले हैं, एमसीक्यू लगाने हैं, ठीक है, और क्या करना है, यूथ पब्लिकेशन की सीरीज लगानी है, ठीक है, प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है। ये सारे काम करने हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अब ये आ गए, अब ये हो गया पूरा तुम्हारा एक, मान के चलते हैं 6 महीने बाद पेपर है 6 मंथ का, तो ये हो गया 6 मंथ। ये इस काम को करने के लिए 6 महीने तुम्हारे पास। अब 6 महीने अगर तुम्हारे पास हैं तो पर मंथ कितना हो गया, तो पर मंथ निकल के आया, यानी कि एक महीने में 2 सब्जेक्ट करने। इसी चीजों को पर मंथ में तोड़ लो तो 2 सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1000 क्वेश्चन, एक टेस्ट सीरीज एग्जाम्पल के तौर पे। ये हो गया पर मंथ का पार्ट। अब पर मंथ को हम पर डे में तोड़ लेंगे, तो पर डे, तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो 30 से, तो यहाँ पे आ गया पर डे, यानी कि 15 दिन एक सब्जेक्ट के लिए देने हैं, ठीक है। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 30 से तो लगभग हमारा 33 क्वेश्चंस पर डे करने हैं, 33 क्वेश्चंस पर डे आ गया। तो देखो ये क्या करा आपने जलाशय ढूंढा कि जेई में अच्छे नंबर लाने हैं, देन उसके बाद आपने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस सेट करा, पर डे में तोड़ दिया। नाउ अब क्या होगा, पर डे यानी कि अब निकल के आया पर डे में हमें क्या करना है, हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, एक सब्जेक्ट रिवाइज करना है, कंप्लीट नहीं, एक सब्जेक्ट पे, और क्या करना है, साथ ही साथ हमें 30 क्वेश्चंस करने हैं और साथ ही साथ रिवीजन करना है। तो ये आ गया पर डे का काम। अब ये जो पर डे का काम आ गया इसके ऊपर, अब यहाँ तक स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 फोकस ऑन द प्रोसेस, ठीक है, जो भगवान ने कर्मण्य कालास्ते में बताया था। तो अब क्या करना है, बस अब आपको इस पर्टिकुलर ये चीजें जो हैं ये पर डे करते रह जानी है बस। अगर आपको 1 डे एट अ टाइम पे ध्यान देना है। मैं कल जो मैंने अभी बताया आपको, जो हम लोग मैच जीते उसमें बुमराह की भी मैं स्पीच सुन रहा था, तो बुमराह ने बताया कि बहुत ही क्रूशियल मैच था और हम बहुत प्रेशर था जब बुमराह को लाया गया मैच में कि भैया आप बॉलिंग डालो। जिस समय लग रहा था कि मैच निकल जाएगा, तो वो बोला कि मेरा काम था कि मैं केवल एक बॉल पे फोकस करूं। बहुत बार इमोशंस हावी हो जा रहे थे, हार लग रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि 1 बॉल एट अ टाइम फोकस करना है। समझ में आ रही बात है? ये सारी चीजें ना आपके रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं। तो 1 बॉल एट अ टाइम, तो हर दिन को एक बॉल मानो, तो हर बॉल पे आपको फोकस करना है। तो एक एक दिन पे आपको नहीं देखना है कि 6 महीने रह गए, 4 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, 1 महीना रह गया, ये सब नहीं करना है। ये सब जो मोटिवेशनल वीडियो देखते हो ये वर्क नहीं करेंगे। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल पर डे पे फोकस करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज के दिन का क्या क्या काम है, और हमें उन कामों की लिस्ट हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और हमें उन्हीं पर फोकस करना है। सो इस तरीके से हम अगर प्लान करते हैं तो ये प्रोसेस अगर आपने सेट कर लिया 3 स्टेप का, तो बहुत चांसेस हैं कि मैं ये नहीं कह रहा यूपीपीसीएल निकलेगा, हो सकता है जेई निकल जाए, हो सकता है ए निकल जाए, हो सकता है कोई और एग्जाम अच्छा निकल जाएगा, बट दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना चाहिए और जिसको श्रीमद् भगवद गीता के आउटकम से मैंने ड्राइव करा है। ठीक है, नाउ यहाँ तक की चीजें हो जाएंगी। नाउ अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान बताते हैं कि क्या होता है। भगवान यहाँ पे कंपेयर करते हैं टेम्पटेशंस को, मैंने लास्ट लेक्चर में कवर भी करा था ये सारी चीजें। तो भगवान कहते हैं कि क्या होता है, जिस प्रकार से जो टेम्पटेशंस हैं, जिस प्रकार से जो हवाएं हैं किसी नाव को घेर लेती हैं, यानी कि जिस प्रकार से अगर हवाएं चल रही हैं तो वो इस बोट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उड़ा ले जाती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो टेम्पटेशंस हैं, जो इच्छाएं हैं, एकदम से डिजायर्स आती हैं, वो हमारा जो विजडम है, वो हमारा जो थॉटफुल नेचर है उसको बहका देती हैं और उसे उड़ा ले जाती हैं। यानी कि जो आपने सेट करा, हमने सेट करा कि पर डे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सेट करा कि भाई पर डे हम लोग वर्क करेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे। पर क्या हुआ कि मान के चलते हैं उस दिन कोई पर्टिकुलरली मूवी लगी हुई है, तो ये जो डिजायर्स है, मूवी हो गई, फ्रेंड्स जा रहे हैं, नुमाइश लगी हुई है, कोई फेयर लगा हुआ है ना, या फ्रेशर्स चल रही है,
तो ये सारी क्या है, दीज आर द टेम्पटेशंस हैं। और ये टेम्पटेशंस क्या करती हैं, ये हमारे जो शेड्यूल्ड, जो हमने फोकस करा था, जो हमने तैयार करा था, उसको क्या करेंगी, उसको उड़ा ले जाएंगी। तो यहाँ पे ये भगवान कहते हैं कि यहाँ पे कंपेयर करा गया, कृष्ण भगवान कंपेयर कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हवाएं जो हैं वो एक नाव को उड़ा ले जाती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से टेम्पटेशंस जो हैं वो भी इंसान को अपने गोल से, अपने टारगेट से डेविएट कर देती हैं। तो जब भी आपको कभी भी जब भी आपको लगे कि कुछ दिक्कत हो रही है, तो अपने आप को इस नाव से कंपेयर करना। तो अगर आपको एक सही डायरेक्शन में पहुंचना है, A to B जाना है, तो आपको याद रखना होगा ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। यानी जैसे हमने माइकल फेल्प्स वाला बताया कि 2028 में ये करेंगे, पर डे हमने तोड़ लिया। पर भगवान यहाँ पे देखो सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, सावधान रहने के लिए कह रहे हैं कि भले ही तुमने जलाशय ढूंढ लिया और प्रोसेस सेट कर लिया A से B पॉइंट तक जाने का, पर जब तुम जाओगे तो रास्ते में तुम्हें हवाओं का सामना करना पड़ेगा। हवाएं क्या है, टेम्पटेशंस, ठीक है। तो ये जो टेम्पटेशंस हैं ये तुम्हें बहका ले जाएंगे। अब यहाँ पर ये अगर इतना ही आसान होता, ध्यान समझने वाली बात है, ये जो मैंने आपको बता दिया 3 स्टेप प्रोसेस, अगर ये सारी समस्या, पता है क्या है, स्टेप नंबर 1 में कोई समस्या नहीं है, गोल हम सेट कर लेंगे, बहुत ईजी काम है, कोई भी कर लेगा। स्टेप नंबर 2 क्या है, प्रोसेस सेट करना, चलो इसको भी 60% लोग सेट कर लेंगे। सबसे बड़ा स्टेप होता है 3rd स्टेप, जो कि होता है उस प्रोसेस पे फॉलो करना, यानी कि फोकस करके उस पे आगे बढ़ना। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक चल के जाना, ये सबसे ज्यादा टफेस्ट, यानी कि नंबर 1 ऑफ द टफेस्ट जो है, जहां पे सबसे ज्यादा लोग डिबार हो जाएंगे, सबसे ज्यादा लोग बाहर कर दिए जाएंगे, वो है स्टेप नंबर 3, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को एग्जाम से निकाल दिया जाता है। वो होता है, मतलब जो स्टेप सबसे ज्यादा लोगों को फेल करवाता है, वो है 3rd स्टेप, कि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, समझ में आ रही बात है कि सब कुछ सही है पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और वो क्यों, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम A से B तक जाएंगे, है ना, तो रास्ते में ये हवाएं आएंगी, और इन हवाओं को तुम कैसे टैकल करोगे, इसका आपके पास प्लान होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। समझ में आ रही, इसके लिए आपको कॉन्शियस रहना चाहिए कि ऐसा भी होगा, ठीक है। तो टेम्पटेशंस को, आपको अपनी नाव को धरने नहीं देना है, आपके अपने सोच को इन डिजायर से, अपने जो रूटीन है, जो शेड्यूल है, उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आगे चलते हुए कृष्ण भगवान बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अर्जुन को उन्होंने डिस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में बताया। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो श्लोक्स हैं जिसपे भगवान ने इन चीजों को चर्चा करी थी, उसको जरा समझते हैं। तो इनकी भगवान बताते हैं अर्जुन को कि किसी इंसान का नाश कैसे होता है, पतन कैसे होता है, वो खत्म कैसे हो जाता है वो इंसान, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, चाहे वो तैयारी क्यों ना कर रहा हो, जो बिग फेलियर होता है वो कैसे होता है। तो भगवान कहते हैं कि होता क्या है एक्चुअली, कि जब भी हम लोग, सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं थॉट्स, बहुत ध्यान से समझना। तो आप मान के चल रहे हैं, कहीं पे भी हो सकते हो, थॉट्स क्या हैं, थॉट्स आपके रैंडम हवाएं हैं जो तुम्हारे पास आ रही हैं, तो रैंडम थॉट्स हैं। थॉट्स आपके क्या है कि कभी भी आप थॉट्स को कंट्रोल करना इस मतलब लगभग असंभव होता है। लोग मेडिटेशन से दावा करते हैं, पर क्योंकि मैं मेडिटेशन नहीं करता, तो मैं एक नॉर्मल इंसान की बात बता रहा हूँ। एक नॉर्मल इंसान के लिए थॉट्स को रोकना बहुत मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, तुम बाहर गए, तुम्हें आइसक्रीम दिखेगी तो आइसक्रीम खाने का थॉट आएगा, तुम्हें आम दिखेगा तो आम लगेगा, दही जलेबी दिखेगी दही जलेबी का आएगा, तुम्हें मूवी दिखेगी कोई लगी तो मूवी देखने का आएगा, तुम किसी को साथ में घूमते हुए देखोगे तो तुम्हें लगा कि मेरे पास भी हो, मैं अकेले क्यों रह रहा हूँ, मेरे साथ भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो दीज आर ऑल थॉट्स जो तुम्हारे दिमाग में आएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये कोई समस्या की बात नहीं है, तो यहाँ पे सब ठीक है, दिस इज नॉर्मल। यहाँ पे ये, क्योंकि देखो भाई ऑब्वियस ही बात है, थॉट आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत बार होता है, जैसे हम लोग अगर मान लो मंदिर गए और वहां पे हमें कोई गलत चीज रास्ते में नॉनवेज मिलता हुआ दिख रहा है, या कोई ऐसा दिख गया, या कोई गलत विचार मन में आ गया, तो दिस इज जस्ट नॉर्मल। ये इसको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। मतलब कोई नहीं रोक सकता, मतलब एक नॉर्मल इंसान की बात बता रहा हूँ। कोई बहुत ही बड़ा साधु संत होगा, उसकी बात अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत बार मैंने देखा है, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी बात करूँ तो मैं डेली जैसे मैं मंदिर जाता हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत बार क्या होता है कि काम के विचार, जब भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं तो काम का विचार दिमाग में आ जाता है, रास्ते में जा रहे होते हैं तो कुछ खाने का मन में विचार आ जाता है कि, और जब मंदिर में होते हैं, जब भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, तो दिमाग में चल रहा होता है कि यार अच्छा ये लेक्चर बना लेंगे, चैनल को ऐसे ग्रो करना है ना, कैरियर को ऐसे आगे बढ़ाना है, बच्चों को ये समझाना है। तो ये सारे थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में आएंगे। तो थॉट्स जो हैं वो फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, और उसमें कोई समस्या नहीं होती। समस्या स्टार्ट होती है जब हम उसके ऊपर थिंक करने लग जाते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपके पास कोई भी गलत विचार आया,
आपने क्या करा, आप उसको सोचने लग गए। जब तुम सोचने लगते हो उसके ऊपर, तुमने उसको, उस थॉट को अपने जो है उसमें रुकने के लिए आमंत्रित कर लिया, यानी कि अब तुमने क्या करा, थॉट को स्टे कर लिया थोड़ी देर। समझ में आ रही बात ये? जैसे तुम गए, तुम्हारे मन में आया कि हम लोग कुछ, कोई भी गलत काम आ सकता है कि हम क्या करें, कुछ पैसा चुरा लेते हैं, या मान के चलते हैं तुम मंदिर गए या कहीं तुम बाहर टहल रहे हो, तुम्हारे मन में आया कि मूवी देखने चलते हैं, है ना? तो मूवी देखने चलते हैं। अब तुम्हारा, आज तुम्हें 6 घंटे पढ़ना था, ठीक है, तुम्हें एमसीक्यू लगाने थे, तुम्हें रिवाइज करना था, लेकिन तुमने कहा कि हम 6 घंटे हम पढ़ेंगे। पर क्या हुआ, तभी एक नई मार्वल की मूवी लगी हुई है और तुम्हारा दिमाग में आ गया कि हाँ यार ये मूवी हम लोग देखने चलेंगे, ठीक है, एवेंजर लगी, मान के चलते नया पार्ट। अब क्या हुआ, ये आ गया थॉट। अब थॉट को तुमने, चलो थॉट तक कोई दिक्कत नहीं था, मार्वल मूवी देखने चलेंगे। अब क्या हुआ, अब तुम उसके बारे में सोचने लग गए। तुम क्या हुआ, सोचने लग गए क्या कि अच्छा इसके अंदर आयरन मैन होगा, है ना, इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो पॉपकॉर्न खा लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, मूवी मस्त लग रही है। तुमने इसके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझ लो इस बात को, तुम इसके बारे में सोचने लग गए। समझ में आ रही बात ये? तुम इसके IMDb पर रेटिंग चेक करने लग गए, तुमने ट्रेलर देखने लगे। अब देखो क्या हुआ, एक थॉट जो था वो कन्वर्ट हो गया डिजायर में। समझ में आ रही बात ये? डिजायर में। तो जब हम, कोई थॉट आता है और उसको हम लोग थोड़ा सा उसको पकड़ने लगते हैं, उसको चेज करने लगते हैं, तो वो थॉट कन्वर्ट हो जाता है हमारे डिजायर में। यानी कि अब क्या हो गया, अब वो इच्छा बन गई है। पहले विचार था, अब इच्छा बन गई है। अब क्या होता है, अब डिजायर आ गई। अब डिजायर क्या करती है, जब हमारी इच्छा बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, अब हम उसे पाने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब हम व्यवस्था करेंगे कि यार पैसे की व्यवस्था करने लगेंगे। हम देखेंगे अच्छा टिकट कितने का है, 250 रुपए का टिकट है, तो 250 रुपए का टिकट है तो ठीक है, 250 रुपए हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, IMDb रेटिंग, तुम अपने दोस्तों से पता करोगे यार वो मूवी कैसी चल रही है, वो कहेगा मूवी मस्त चल रही है। तुम क्या करोगे, उसके रिव्यूज देखने लगोगे, तुम क्या करोगे, ऑडियंस का एक्सप्रेशन देखोगे। तो अब क्या हो रहा है, अब तुम, अभी तक जो एक विचार आया था, जब तुम अपनी बाइक से चाय पीने जा रहे थे टहलते हुए दोस्तों के साथ, तुमने एक पोस्टर लगा हुआ देखा कि एवेंजर लगी है, तो वो विचार आया। अब तुमने उसके ऊपर बातचीत करना स्टार्ट करी कि यार एवेंजर बहुत अच्छी है, थिंकिंग हो गई। अब तुमने उसके रिव्यूज देखे, पैसे की व्यवस्था करने लगे, और तुम देखने लगे कि हॉल कहाँ पर है, कितनी दूर है, और तुम्हें लगने लगा कि ये रीच में है। तो अब वो बन गई तुम्हारी, तुम डिजायर से, अब तुम जब उसके ऊपर लगातार सोचने लगोगे तो वो तुम हो जाओगे ऑब्सेस्ड। अब जब तुम ऑब्सेस्ड हो जाओगे, ठीक है, ऑब्सेस्ड जैसे ही आप हुए, तुरंत ही अब तुम उसके ऊपर बंध गए हो, मतलब इच्छा तीव्र इच्छा में कन्वर्ट हो गई है। और ये जो ऑब्सेस्ड है, इसी को भगवान कहते हैं आसक्ति। इसके ऊपर भगवान ने बहुत बार ये वर्ड का इस्तेमाल करा है कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति का मतलब तीव्र इच्छा किसी चीज को पाने की। और यही, जब तुम ऑब्सेस्ड हो गए, अब क्या हुआ, तुम सब कुछ सही है, अब तुमने डिसाइड करा कि भैया अब तो ये देख के ही रहेंगे और हम संडे को जाएंगे, ठीक है, संडे को देखने जाएंगे हम लोग। संडे का प्लान तुमने तय कर लिया। अब सबसे बड़ी समस्या है, अगर तुम संडे को देख आओगे तो तुम अपना रूटीन खराब कर रहे हो, रूटीन टूट गया तुम्हारा, जो तुमने कहा था कि संडे को 6 घंटे पढ़ना है। लेकिन अगर तुम संडे को, रूटीन तुम्हारा नहीं टूटा, मतलब अगर तुम देखने नहीं जा पाए, मान के चलते हैं उस दिन पता चला तुम्हें कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं, या हो सकता है उस दिन तुम्हें पता चला कि तुम्हारे यहाँ कॉलेज में मंडे को एग्जाम रख दिया किसी टीचर ने, ठीक है, एग्जाम रख दिया गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ ऑब्स्टेकल। समझ में आ रही बात? ये ऑब्स्टेकल, जब भी हम किसी चीज के प्रति तीव्र इच्छा रखेंगे और वहां पे कोई अड़चन आ जाएगी, तो वो पूरी की पूरी जो तीव्र इच्छा है वो कन्वर्ट हो जाएगी एंगर में। यहाँ पे समझ लो बहुत ध्यान से, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम लोगों ने, मैं मशीन से हर चीज़ कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दिमाग में चलती रहती है। तो जैसे आपको याद होगा, हम लोगों ने, जब मैंने आपको स्टार्टर पढ़ाया था, ठीक है, DC मशीन में, या स्टार्टर छोड़ो, अगर आप घर में भी देख लो, कहीं पे बहुत हैवी करंट फ्लो कर रहा हो, जैसे सबमर्सिबल चल रहा हो या AC चल रहा है, मान के चलते बहुत हैवी करंट ले रहा है, और तुमने उसका प्लग एकदम से निकाल दिया, तो याद है बहुत स्पार्किंग तुम्हें फेस करनी पड़ती, स्पार्किंग होती है, इवन प्लग तक में स्पार्किंग हो जाती है, स्विच में स्पार्किंग हो जाती है। तो जब भी, या इंडक्शन मोटर चल रही कोई और तुमने उसको बंद करा, तो उससे क्या होता है एकदम से, और बंद करा मतलब प्लग निकाला, तो स्पार्किंग होती है। तो वैसे ही क्या होता है, जब तुम्हारे मन में बहुत ही तीव्र इच्छा फ्लो कर रही है, बहुत ही तीव्र इच्छा, तुम पागल हो रखे हो, और वो चीज ना मिले, तो वो जो इच्छा में जो तुमने इमोशंस इन्वेस्ट करे हैं, वो पूरे के पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे एंगर में, गुस्से में। और वो जो गुस्से में आएंगे, जैसे ही गुस्सा आएगा, गुस्सा आते ही हमारा दिमाग जो का काम करना बंद कर देगा, हम अपना विजडम खो देंगे। विजडम मतलब बुद्धि खो देंगे, मतलब क्या सही गलत, या कह सकते हो विजडम, कह सकते हो लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग हमारी चली जाएगी, और जैसे ही तुम लॉजिकल सोचना बंद करोगे, इलॉजिकल हो जाओगे,
तो फेलियर मतलब जस्ट टू नियर एंड, मतलब बहुत ही करीब है तुम्हारे फेलियर। समझ में आ रही बात है? तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में तुम फेल होने की तरफ बढ़ जाओगे। तो इसको कृष्ण भगवान ने डिस्ट्रक्शन साइकिल के हिसाब से समझाया है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक साइकिल है। तो जब भी आप ये साइकिल को समझने का पर्पस क्या है, समझाने का जो मेरा मेन मोटो है कि जब भी आप इस प्रोसेस में हो तो आप एक बार ध्यान रखना, अगर कोई थॉट तुम्हारे पास आए तो उसको थिंकिंग में कन्वर्ट करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि अभी तुम ब्रेक कहाँ लगा सकते हो? ब्रेक तुम बस यहीं लगा सकते हो। डिजायर से पहले थॉट आया और थॉट को वहीं रखा और वहीं से विदा कर दिया। इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। एक फकीर थे एक गांव में। तो वो जो फकीर थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है जी, सूफियाना जिंदगी जी, और गांव वाले लोग जो थे उनको बहुत मानते थे। फिर क्या हुआ कि लेकिन उनको गांव वालों ने हमेशा प्रसन्न देखा, हमेशा वो एक ही स्टेट में रहते थे, वो ज़्यादा जोड़ने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका ये मानना था कि ज़िंदगी जियो, और नॉर्मली वो हर दिन ज़िंदगी मज़े से जीते थे, और बड़ा ही बिना कोई साधन के, बिना कोई ऐशो आराम के उन्होंने हमेशा प्रसन्न चित्त रहे। तो जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वहाँ के गांव वाले सब इकट्ठे हुए और उनसे पूछने पहुंचे कि आप हमें ये बताओ कि एक ऐसा विजडम जो आप हमसे कह सकते हो जिसको हम अपनी जिंदगी भर निभा पाएं, जिससे हम भी इस फालतू के कलेश में, फालतू के जो चीजें हैं जो हर समय हम पगलाए रहते हैं उससे बच सके, मोटे तौर पे डिस्ट्रक्शन साइकिल से बच सकें। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? तो जो सूफियाना था, वो बंदा जो था संत, उसने क्या करा, फकीर जो था उसने कहा कि एक बात जो मैं अपने जीवन का निचोड़ बताना चाहूंगा वो ये है कि जब मेरे पास एक खराब विचार आया तो मैंने उसको उसी तरह से अपने दिमाग में जगह दी, उसी तरह से मैंने उसको बैठा के विदा कर दिया जिस प्रकार से मैंने अच्छे विचार को करा। समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अभी इसको और समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे दिमाग में कोई अच्छा विचार आया तो हमने उसको जगह दी, बैठाया, उसको पानी उनी पिलाया, उसको थोड़ा समय दिया, बिल्कुल वैसा ही मैंने खराब विचार के साथ भी करा। मतलब बहुत ज्यादा ना तो उससे नफरत करी और ना ही बहुत ज्यादा मैंने उससे प्यार करा। तो जब अच्छा विचार आया तो वो उसको भी मैंने वेलकम करा, पानी पिलाया और विदा कर दिया। वैसे ही जब खराब विचार आए तो उसको भी मैंने बुलाया, पानी पिलाया और विदा कर दिया। यहाँ पे लेसन क्या है? लेसन इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत बार मैंने देखा है, जो हम सबके साथ होता है, कि जब भी हम लोग कभी कोई चीज होती है तो हम, जैसे कोई खराब विचार आ गया तो हम ये सोचते हैं कि अरे यार बताओ इतना खराब विचार कैसे आ गया। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, तुम उस खराब विचार के बारे में ही सोचते रह जाते हो। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं है कि तुम किसी चीज को पसंद करो तभी उसके से बंधो। जब तुम किसी चीज से नफरत करते हो तब भी आप उसी से बंध जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई हमारा कोई मित्र है और उससे हम बंधे हुए हैं, वो अगर आएगा तो हमें अफेक्ट होंगे। हम अगर काम कर रहे होंगे तो काम डिस्टर्ब होगा, हमारा माइंडसेट डिस्टर्ब होगा। इसी प्रकार से अगर मान के चलते हैं कोई बंदा है जिससे मैं compete कर रहा हूँ, जिससे मैं एनवियस हूँ, जिससे जल रहा हूँ, या जिससे मैं चिढ़ रहा हूँ, वो भी अगर आएगा मेरे आसपास तो वो भी मेरे काम को अफेक्ट करेगा। समझ में आ रही है? तो जो निष्काम कर्मयोग भगवान ने बताया वो ऐसा नहीं है कि अच्छे कामों के प्रति तुम अच्छे कामों से ही हम अफेक्ट होते हैं, हम बुरे कामों से भी अफेक्ट होते हैं। तो जब भी हम किसी चीज से नफरत करेंगे या जब भी हम किसी चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, दोनों ही कंडीशंस में चीजें हमें अफेक्ट करेंगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आपको क्या करना है, अगर कोई अच्छा विचार आए तो कहना बहुत बढ़िया विचार था, पर अभी हम फोकस करते हैं अपने काम पे, बाद में देखेंगे। कोई खराब विचार आ जाए मन में कि कोई भी कितना भी गंदा विचार आ जाए तो कोई बात नहीं, कहना चलो यार कोई नहीं, थॉट ही तो था, उसको थॉट ही रहने दिया और उसको हमने थिंकिंग में कन्वर्ट नहीं करा। कहना कोई बात नहीं यार, तू गलत, कितना गंदा विचार आएगा कोई बात नहीं। कोई भी गंदे से गंदा विचार मन में आए कोई बात नहीं यार, टेंशन नहीं, बस उसको वहीं छोड़ दिया कि ठीक है आया होगा, जैसे अच्छे आते हैं वैसे गंदे भी आ गए, और उसको कह के आगे बढ़ गए। ध्यान रखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जीवन का सार है नाटक। जीवन एक नाटक है और इसको और तोड़ेंगे तो ना अटक, मतलब हमें किसी भी थॉट में, किसी भी विचार में अटकना नहीं है। अगर अटक गए तो सीधी सी बात है प्रोसेस से डेविएट हो जाओगे। और बिल्कुल वैसा ही है कि हवाएं चल रही हैं, अगर तुम इस हवा में अटक गए तो इसके साथ बह जाओगे, बहाव में इसके। समझ में आ रही बात ये? तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट फिर कंक्लूड कर लेंगे कि रियल लाइफ में देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये जो डिस्ट्रक्शन साइकिल है, अभी आपको मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा। ये पता है, ये इंसान खुद तो कम चलाता है पर इसको फोर्सफुली चलवाया जा रहा है। अब फोर्सफुली कौन चला रहा है उसको मैं समझाता हूँ। एडवर्टाइजमेंट कंपनीज। एडवर्टाइजमेंट कंपनीज देखो कैसे तुम्हें इस साइकिल को, यानी कि देखो श्रीमद् भगवत गीता तुमने तो पढ़ के नहीं सीखी,
पर जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं, जो मैनेजमेंट हैं, जो बड़े बड़े एड कैंपेन चलाती हैं, उन्होंने इस श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ के ये डिस्ट्रक्शन साइकिल का इस्तेमाल करना सीख गए हैं, एंड दे आर यूजिंग इट इन अगेंस्ट। समझ में आ रही बात ये? तो आपके अगेंस्ट में ये यूज कर रहे हैं, इस बात को समझो। एक एग्जाम्पल के तौर पे, सबसे पहले आप टीवी देखते हो, टीवी पे आता है एप्पल का एड, एप्पल का आईफोन, नया आईफोन आया है और आपको एड दिखता है। तो अभी जब आप किसी चीज का एड देखते हो, वो जस्ट एक थॉट है। तो आपने एड देखा, थॉट देखा और आप अपने काम पे चले गए। 90% टीवी पे जो एड आते हैं उस पे इंसान वो केवल थॉट तक ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, अब उसको तुम्हें थिंकिंग में कैसे डाला जाए, तुम्हारी सोच में कैसे डाला जाए, इसके लिए अमेजन क्या करता है, तुम्हें ऐड दिखाएगा। आपने देखा होगा, तुम कोई ब्लॉग खोलोगे, कोई आर्टिकल खोलोगे, अगर आपने एक बार अगर आपने फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाके आईफोन को खोल के देख लिया, ये आईफोन आया हुआ है, क्लिक कर दिया, तो अब क्या होता है, उनकी जो एल्गो होती है वो तुम्हें हर जगह यही दिखाएगी। तो फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग पढ़ रहे हो, कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो मान के चलते हैं, या कोई वेबसाइट खोली है, तो यहाँ पे नीचे अमेजन की वही जो आईफोन आपने खोला होगा वो यहाँ पे बन के आ रहा होगा। अगर आप कोई ऐप चला रहे हो तो उस ऐप में उसी के ऐड आ रहे होंगे, आप देखोगे हर जगह वो आपको दिखने लग जाएगा। उससे क्या होता है, जब कोई चीज तुम्हें बार बार दिखाई जाती है तो वो थॉट से तुम्हारे डिजायर में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। तो वो जो आईफोन तुम्हें बार बार अमेजन दिखा रहा है, उसके पीछे क्या होता है कि वो तुम्हारे थॉट से डिजायर में कन्वर्ट होता है। अब क्या होता है, डिजायर में कन्वर्ट हो गया, फिर तुम देखते हो जब तुम लगातार, अब तुम्हारे डिजायर में कन्वर्ट हो गया, मतलब तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी जरूरत है, ठीक है, जरूरत दिखने लगेगी तुम्हें। अब क्या होगा, तुम उसको सर्च करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, उसके रिव्यूज लोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे कितने रुपए का आ रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, ठीक है। वो तुम्हें दिखाएंगे कि भैया ऑफर चल रहा है, भैया ऑफर चल रहा है, आप लें इसे, हम ईएमआई पे देने को। ये जो ईएमआई का कॉन्सेप्ट है ये इसी से आया है कि भैया अब मान के चलते हैं 1 लाख का फोन था, ठीक है, 10,000, 1 लाख, 1 लाख का तुम्हारा फोन था और तुम नहीं खरीद सकते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी पॉकेट कितनी है, 2,000 रुपए है, 2,000 रुपए हम देने को तैयार हैं पर मंथ, तो 2,000 रुपए पर मंथ पे ले जाओ यार। तो अब तुम्हारा क्या करा, जो तुम्हारे डिजायर बनने से तीव्र इच्छा बनने, इच्छा से तीव्र इच्छा में जाने में जो अड़ंगा था, जो दिक्कत थी, ठीक है, कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, ऑब्स्टेकल जो था, जो पैसे नहीं है, इसको उन्होंने क्या करा, इसको उन्होंने तुम्हें 2,000 रुपए पर मंथ में दिखा के ये प्रॉब्लम को दूर करा। समझ में आ रहा है? जिससे कि तुम क्या करो, उस चीज को ले लो। और अगर नहीं ले सकते हो तो फिर उन्होंने लोन की ऐप चला दी कि भैया लोन ले जाओ हमसे, क्रेडिट कार्ड पिक्चर में आ गए कि क्रेडिट कार्ड खरीद लो हमसे। समझ में आ रही बात? ये हमसे आप क्रेडिट कार्ड पे ले जाओ। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं कि तुम्हारे मन में जो डिजायर को, मतलब डिजायर इन द सेंस कि हमें लगने लगा कि जरूरी है। आपके पास फोन है, आप 13,000 का ओप्पो या वीवो का कोई फोन चला रहे होगे, लेकिन तुम्हें लगने लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, आईफोन ही होना चाहिए मेरे जैसे आदमी के पास। तो अब क्या होगा, तुम धीरे धीरे कांस्टेंट थिंकिंग उसके ऊपर करोगे। तुम देखोगे रास्ते में तुम्हें लोग दिखेंगे जिनके पास आईफोन है, तुम ऐसे रिक्शे वाले को देख लोगे जिसके पास आईफोन है, तुम्हारे दोस्त के पास तुम्हें आईफोन, तुम नजर, क्योंकि देखो हम वही चीज देखते हैं जहां हमारा ध्यान जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम हर उस बंदे को देखने लगेंगे जिसके पास आईफोन है। धीरे धीरे हमें लगेगा यार सबके पास आईफोन है तो मेरे पास क्यों नहीं। और यहाँ से हमारी जो डिजायर है वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑब्सेस, यानी कि पागलपन में। अब क्या होगा, दिन रात हम सोचने लगेंगे कि कैसे भी करके हम इस आईफोन की व्यवस्था करें, हमें अब चाहिए ही चाहिए। यानी कि जब तुम्हें ये लगने लगे ना किसी भी चीज में कि अब मेरे को ये किसी भी हालत में चाहिए, मतलब लेना ही लेना है, तो समझ लेना तुम इस स्टेज में आ गए हो, ऑब्सेस्ड की, आसक्ति की स्टेज में हो। और ये जो स्टेट होती है बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि अगर इसमें तुमने खरीद लिया तो तुमने पैसे बर्बाद कर दिए, तुमने जरूरत नहीं थी तो पैसे, वो 1 लाख रुपए तुमने पे कर दिए उस चीज के लिए जो 13,000 में भी काम करवा सकते थे। तो मतलब यहां से लूज लूज सिचुएशन होती है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर एक बार ऑब्सेस्ड हो गए तो वहां पे लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं तुम्हारे, विनिंग सिचुएशन बहुत कम होगी, लॉस की सिचुएशन बहुत ज्यादा होगी। मतलब तुम जीत के भी हार जाओगे। तो मान के चलते हैं जीत गए तब तो हार ही गए क्योंकि वो पैसे बर्बाद हो गए। और अगर मान के चलते हैं तुम हार गए, यानी कि अगर तुम पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाए, तुम अपने पापा से कहे, पापा ने कहा भैया इतने रुपए नहीं है, खेती बाड़ी करता हूं मैं, गरीब आदमी हूं, इतने रुपए नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो ऑब्सेस, जो पागलपन था वो कन्वर्ट हो जाएगा एंगर में। तो आप देखते होगे ये जब भी होता है, आपने देखा हो क्राइम पेट्रोल की सारी स्टोरीज जो होती हैं इसी डिस्ट्रक्शन साइकिल पे चलती हैं। कभी ध्यान देना, उसके अंदर यही होता है, वो किसी पर्टिकुलर लेडी या पर्टिकुलर लड़की या पर्टिकुलर लड़के की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड देन हम हर समय सोचने लगते हैं कि हमें अब यही लड़की चाहिए, यही लड़का चाहिए,
और जब हमें पता चलता है कि ऑब्स्टेकल है, मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वो सारी जो चाहत होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एंगर में। और एंगर में जब कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो चली जाएगी। और जैसे ही लॉजिकल थिंकिंग हमारे दिमाग से गई, तुरंत ही हमारा क्या होता है, हम क्या होते हैं, अपना लॉजिकल थिंकिंग सोचते ही फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं। समझ में आ रही है? फेलियर मतलब क्राइम कर देंगे, क्राइम करते हैं और हम उस लूप में फंस जाएंगे और यहाँ से हमारा पतन हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेंगे। तो क्राइम पेट्रोल की देख लो कहानी। तुम किसी भी बंदा, कोई भी बंदा जो डिस्ट्रक्ट हुआ, जो खत्म हो गया हो, जिसका पतन हो गया, वो इसी साइकिल का लूप होल रहा होगा। जैसे कोई भी तुम देख लो, कोई बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी देख लो, उसके मन में थॉट्स आए होंगे दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनना है, सबसे बड़ा वो बनना है, कोई भी चीज, और वो उसके बारे में लगातार सोचता गया। सोचना ठीक है, सोचने से लगातार सोचा, ऑब्सेस्ड हो गए। अब जब भी ऑब्स्टेकल आएगा तो तुम वो सारा का सारा गुस्सा जो है वो एंगर में कन्वर्ट होगा। तो साइकिल हमेशा इसी तरह से रिपीट होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जिंदगी भर आपको ये डिस्ट्रक्शन साइकिल याद रखनी है और ये बात समझ के चलना है कि हमेशा जब भी आप जब भी आप कभी परेशान हो, तो याद रखना इस डिस्ट्रक्शन साइकिल में कहीं ना कहीं तुम अपने आप को पाओगे। तो जब भी ये डिस्ट्रक्शन साइकिल जो मैंने आपको सिखाई, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताई है, आपको याद रखनी है। और इससे केवल ये जानकारी के साथ ही आप बच सकते हो। एक लाइन में अगर मैं सॉल्यूशन दूं कैसे हम इस डिस्ट्रक्शन साइकिल से बच सकते हैं, तो सिंपली थॉट्स गलत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं गलत विचार ही नहीं आने चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। थॉट्स गलत नहीं है। जब भी आप थॉट को थिंकिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे एक चेक लगा लेना। चेक दरवाजा जो है वो यहाँ पे लगाना है। एक बार अगर चोर अंदर घुस गया और वो आपके कांस्टेंट थिंकिंग में चला गया, तब दिक्कत हो जाएगी। तो थॉट्स बुरे नहीं है, लेकिन उसके ऊपर थिंकिंग में नहीं आने चाहिए, तुम्हारे चिंतन में कन्वर्ट नहीं होने चाहिए। थॉट आया कोई बात नहीं, ठीक है, हम गए रास्ते में, हमें 1 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए का कोई भी चीज मिली, 10,000 की भी मिली, वो कुछ भी हो सकता है। कोई बहुत अच्छी लड़की दिखी, हमने कहा ठीक है लड़की बहुत सुंदर है, पर ठीक है वो अपनी जिंदगी जी रही, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, कह के हम आगे निकल गए। हमने तारीफ करी, हमने कहा बहुत ही सुंदर लग रही है, और ये कह के हम आगे बढ़ गए। तो हमने क्या करा, थॉट्स को यहीं तक रहने दिया और उसको हमने कन्वर्ट नहीं होने दिया चिंतन में। समझ में आ रही बात? ये हमने, जब भी आपको कोई भी विचार आए तो हमेशा चेक कर लेना कि क्या ये विचार गड़बड़ है, और उसको वहीं रोक देना कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई मान लो नया फोन लेके आया, बहुत अच्छी बात है। कोई नई कार खरीदा, बहुत बढ़िया यार, शाबाश। मिठाई खाओ और घर आ जाओ। समझ में आ रही बात? ये डेट इज द थिंग। तो आई होप यहाँ तक रखते हैं इसको, अगले लेक्चर में इसको और बात करेंगे। बहुत ही आज इंपॉर्टेंट लेसन मैंने दिए हैं। पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताना। साथ ही साथ लोगों को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और श्रीमद् भगवत गीता को डेली पढ़ते रहो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी अटकोगे तो कृष्ण भगवान बचाने जरूर आएंगे। थैंक यू।